Hello everyone, how are you? Welcome to your own YouTube channel. Welcome to my R&D. तो लास्ट सेशन में हम लोग बात किए थे कि आज के सेशन में हम लोग असिंक्रोनस डेटा को डील करेंगे या फिर असिंक्रोनस कोड लिखेंगे। तो असिंक्रोनस कोड लिखने के लिए या असिंक्रोनस डेटा को डील करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस है वो तीन ऑप्शंस है। एक जो एंगुलर के लिए बहुत पॉपुलर है वो है ऑब्जर्वेबल। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है प्रॉमिसेस और तीसरा जो ऑप्शन है जो पहले से हम लोग यूज़ करते आ रहे थे जावा स्क्रिप्ट में भी था वो सेट टाइम आउट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेट टाइम आउट अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर सेट हम इंटरवल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग असिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं, या फिर असिंक्रोनस डेटा हमारे पास आने वाला है तो उसे हम हैंडल कर सकते हैं। यानी जब असिंक्रोनस डेटा का चर्चा आएगा तो ये तीन चीज़ हम यूज़ करते ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर सेट टाइम आउट की बात करें या फिर सेट इंटरवल की बात करें तो ये आउट ऑफ द बॉक्स है, एंगुलर में नहीं, जावा स्क्रिप्ट में। अगर हम जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल हम यूज़ कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, ये सिस्टम में ही है। वैसे ही अगर हम प्रोमिसेस की बात करें, प्रॉमिस की बात करें तो प्रॉमिस भी आउट ऑफ द बॉक्स है जावा स्क्रिप्ट में। ES5 में नहीं था, लेकिन जब ES6 इंट्रोड्यूस किया गया तो आउट ऑफ द बॉक्स एक क्लास इंट्रोड्यूस किया गया था और वो क्लास का नाम है प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस क्लास है और प्रॉमिस क्लास को यूज़ करके हम लोग अपना प्रॉमिस भी बना सकते हैं, या फिर कोई प्रॉमिस ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर रहा है, कोई फंक्शन या कोई एपीआई, तो उस प्रॉमिस को भी हम हैंडल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे आगे। एक चीज़ है ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल जो है वो जावा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में ES5 में भी नहीं था, या लेटेस्ट जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें भी ऑब्जर्वेबल का कंसेप्ट नहीं है। ऑब्जर्वेबल के लिए लेकिन थर्ड पार्टी पैकेज एक है और उस पैकेज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर ऑब्जर्वेबल यूज़ करना चाहते हैं तो। उस पैकेज का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, RxJS, रिएक्टिव जावा स्क्रिप्ट इसको बोला जाता है। तो रिएक्टिव जावा स्क्रिप्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रिएक्टिव जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए रिएक्टिव जावा स्क्रिप्ट का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। चाहे हम जावा स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, रिएक्ट जेएस पे काम कर रहे हो, एंगुलर जेएस पे काम कर रहे हो, व्यू जेएस पे काम कर रहे हो, कहीं भी हम हो, अगर हम रिएक्टिव जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं यानी ऑब्जर्वेबल यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में रिएक्टिव जावा स्क्रिप्ट का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंगुलर के साथ एक एडवांटेजेस है, अगर एंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो एंगुलर के साथ बाई डिफ़ॉल्ट एक पैकेज इंस्टॉल होता है, उसको मैं दिखा दूँ, पैकेज डॉट जेसन। तो अगर हम पैकेज डॉट जेसन की बात करें, पूरी लिस्ट होगी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे RxJS के ऊपर जो RxJS है तो ये पैकेज इंस्टॉल्ड होता है। ये एंगुलर का भी पार्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का भी पार्ट नहीं है, एक एडिशनल पैकेज है। लेकिन जब एंगुलर का इकोसिस्टम हमें इंस्टॉल करते हैं तो एंगुलर के साथ साथ RxJS भी इंस्टॉल हो जाता है, TSLib टाइपस्क्रिप्ट लाइब्रेरी और जोन डॉट जेएस जो है, ये तीनों एडिशनल पैकेजेज है, एंगुलर का कोर पैकेज नहीं है। जोन का बेसिकली यूज़ किया जाता है जब भी असिंक्रोनस कॉल वगैरह करते हैं तो बैकग्राउंड में जोन जेएस काम करता है। जोन जेएस के इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में ही काम करता है असिंक्रोनस को, इसलिए है। बट ये सब का चर्चा नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग बैक टू RxJS पे आते हैं। अगर RxJS यूज़ करना चाहते हैं तो RxJS का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हम एंगुलर प्लेटफॉर्म पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं। प्लेन जावास्क्रिप्ट के केस में भी यूज़ कर सकते हैं RxJS को, लेकिन ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंगुलर के साथ ये बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके आया है, तो एंगुलर प्लेटफॉर्म पे हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। RxJS को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और RxJS के थ्रू हम ऑब्जर्वेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बैक टू कोड आते हैं। अब ये तीन चीज़ है तो एक एक करके ये तीनों को समझेंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो पहले समझते हैं और फिर देखेंगे। वैसे समझने से पहले एक छोटा सा अगर मैं बताऊं कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। एक फेच एपीआई है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो फेच है इसको अगर हम यूज़ करें, एक फंक्शन होता है फेच, एपीआई रेस्ट एपीआई को कॉल करने के लिए यूज होता है। और जब इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो इसका जो रिटर्न वैल्यू होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट के टाइप को जब आप चेक करेंगे
तो उस ऑब्जेक्ट का जो टाइप होगा वो एक प्रॉमिस होगा। प्रॉमिस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है वो, फेच का जो रिटर्न वैल्यू होता है। तो अगर आप फेच यूज़ करने वाले हैं तो फेच यूज़ करने से पहले प्रॉमिस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज़, एंगुलर की अगर बात करें और इसमें रेस्ट एपीआई को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो एंगुलर में रेस्ट एपीआई को कंज्यूम करने के लिए एक क्लास दिया गया है, एक सर्विस दिया गया है, और वो सर्विस है एच टी टी पी क्लाइंट। और जब इस एच टी टी पी क्लाइंट को यूज़ करेंगे, इसका गेट मेथड यूज़ करें या पोस्ट मेथड यूज़ करें, इसका जो रिटर्न वैल्यू होता है वो एक ऑब्जर्वेबल होता है। और अगर हमें ऑब्जर्वेबल का कंसेप्ट नहीं पता है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट बेहतर यूज़ कर पाएंगे अगर ऑब्जर्वेबल का कंसेप्ट पता हो तो ये जो दो चीज़ था, जो फेच एपीआई है, एच टी पी क्लाइंट है, इसको हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। और इनका जो रिटर्न वैल्यू होता है वो प्रॉमिस होता है। फेच का रिटर्न वैल्यू प्रॉमिस होता है और एच टी टी पी क्लाइंट का रिटर्न वैल्यू ऑब्जर्वेबल होता है। इसलिए इसको यूज़ करने से पहले इन दोनों का कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। और तीसरा चीज़ जो हो गया असिंक्रोनस कोड के लिए, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, तो ये पता भी होगा। क्विकली एक बार उसको देखते हैं और उसके बाद हम लोग फेच पे आएंगे या फिर एचटीटीपी क्लाइंट पे आएंगे। प्रॉमिस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ऑब्जर्वेबल पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि उसके लिए सेपरेट सेशन रख सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल, लेकिन उससे पहले कंस्ट्रक्टर। तो जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, वैसे ही टाइप स्क्रिप्ट में भी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल अगर देखें तो ये जो हमारा कंपोनेंट है, डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट, ये एक क्लास है और क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर रखते हैं, और जब भी उसका इंस्टेंस बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप रन करेगा बाई डिफ़ॉल्ट। तो एक मैसेज कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और ये अपने आप कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि बाकी लैंग्वेजेस में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, देख चुके हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो भी होता है। तो ये कंपाइल हुआ और उसका इंस्टेंस बन गया, और जैसे ही इंस्टेंस बना होगा हमारे ऐप कंपोनेंट का, ये कॉल हो गया। और यहाँ कंसोल पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल, तो ये कॉल होता है। अब इसको कमेंट कर दिया। अब यहीं पे सबसे पहले मैं असिंक्रोनस कोड लिखने वाला हूँ, और असिंक्रोनस के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट है टाइम आउट, इसको यूज़ करने वाले। तो टाइम आउट को दो आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है। एक चाहिए होता है फंक्शन जो कॉल होगा एक सर्टेन टाइम के बाद, और दूसरा चाहिए होता है टाइम मिली सेकेंड में। तो बेसिकली सेट टाइम आउट की मदद से हम असिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं। असिंक्रोनस कोड होता क्या है? वैसा कोड जो इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद होगा, ये आइए एक सर्टेन सिनेरियो पे होगा, तो उस तरह के कोड को हम लोग असिंक्रोनस कोड कहते हैं। तो सेट टाइम आउट की मदद से भी कर सकते हैं। अब फंक्शन की जगह यहाँ पे हम लोग एनोनिमस फंक्शन भी पास कर सकते हैं एरो फंक्शन की मदद से। तो ये एनोनिमस फंक्शन हो गया। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कंप्लीट एक फंक्शन पास किए हैं जिसका ये बॉडी साथ में पास किए हैं। अलग से ये फंक्शन चूंकि हमने नहीं बनाया है, अगर अलग से कोई फंक्शन बना रखे हैं तो डायरेक्ट उस फंक्शन का नाम भी यहाँ पे पास किया जा सकता है, लेकिन अभी जो फंक्शन पास कर रहे हैं नाम नहीं है, एनोनिमस फंक्शन है, और इसका जो कोड है वो भी लिख रहे हैं। कुछ खास नहीं करना है, बस कॉल्ड असिंक्रोनसली, बस सिंपली ये बोलेगा कॉल्ड असिंक्रोनसली। और ये कब कॉल होगा, तो एक सर्टेन टाइम लिमिट दे देते हैं 2000। अब इसको भी मैं खोल के रखता हूँ, और इसको समझने के लिए एक और कंसोल डॉट लॉग लेके चल रहे हैं। कंस्ट्रक्टर एंड्स ईयर, ऐसा कुछ लिख दिया, मतलब ये लास्ट कोड है। तो 3 कंसोल डॉट लॉग यूज़ किया गया है, लाइन नंबर 19, लाइन नंबर 22 और लाइन नंबर 25। उसको भी प्रिंट कर लेते हैं। लाइन 19 कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, लाइन नंबर 22, लाइन नंबर 22 कॉल्ड असिंक्रोनसली, और एक लाइन नंबर 25, लाइन नंबर 25। अब इसको करते हैं सेव, और आज सारा स्क्रीन एक साथ देख रहे हैं हम लोग। कोडिंग सेक्शन, नीचे में कंपाइलेशन, राइट साइड कंसोल, और हमारा वेब विंडो भी है। तो ठीक है, यहाँ पे देखें तो दो ही लाइन एग्जीक्यूट हुआ था। लाइन नंबर 19 कंस्ट्रक्टर कॉल, और सीधे जंप कर गया लाइन नंबर 25 कंस्ट्रक्टर एंड्स हियर। लाइन नंबर 22 कॉल नहीं हुआ था क्योंकि हमने इसको असिंक्रोनस कोड बना दिया था विद द हेल्प ऑफ
सेट टाइम आउट, तो सेट टाइम आउट की मदद से हम असिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं। और तब जाके वो कॉल हुआ लाइन नंबर 22। थोड़ा सा टाइम लिया, 2 सेकेंड के बाद। इस टाइम को डिक्रीज भी किया जा सकता है, इसको कर देते हैं 500। फिर से देखते हैं, लाइन नंबर 19, लाइन नंबर 15 और उसके बाद 22। इसको थोड़ा और डिक्रीज करेंगे, इसको हम 0 कर देते हैं। टाइमिंग हमने इसको 0 दिया है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो पहले चला लाइन नंबर 19, फिर लाइन नंबर 25 एंड देन लाइन नंबर 22। मतलब वेटिंग टाइम हम बोले कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वेट नहीं करना है। इसके बावजूद लाइन नंबर 22 इमिडिएटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये असिंक्रोनस कॉल है। इसके लिए बैकएंड में एक इवेंट लूप मैनेज होता है, इवेंट लूप के थ्रू इसका कॉलिंग होता है। तो 0 टाइमिंग देंगे, इसके बावजूद भी सारे कोड का एग्जीक्यूशन पहले हो जाएगा, और एट द एंड जब कोई कोड का एग्जीक्यूशन नहीं बचेगा, उसके बाद इवेंट लूप में जो पड़ा हुआ है वहाँ से फंक्शन को निकाला जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो असिंक्रोनस फंक्शन था, इसका एग्जीक्यूशन सबसे एंड में हुआ, क्योंकि ये असिंक्रोनस कॉल था। इवेंट लूप के थ्रू इसका एग्जीक्यूशन हुआ होगा। तो ये मतलब वेटिंग टाइम हम दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेट टाइम आपके अंदर है तो वो असिंक्रोनस है, उसका एग्जीक्यूशन बाद में होगा, एट द एंड पे होगा। तो एक चीज़ हम लोग देख लिए, सेट टाइम आउट पहले से ऑलरेडी पता भी होगा आपको, बट स्टिल एक और देखते हैं, सेट इंटरवल। और उसके बाद ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस। चूँकि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल दोनों को कनेक्ट करने वाले हैं हम, प्रॉमिस और ऑब्जर्वेबल से, इसलिए इसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। सेट टाइम आउट को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे प्रॉमिस से, और ऑब्जर्वेबल को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे सेट इंटरवल से। तो एक सेट इंटरवल का एग्जांपल लेके चलना है, सेट इंटरवल। और इसे भी एक फंक्शन चाहिए होता है, और दूसरा टाइम इंटरवल। दोनों में एक अंतर होता है, उसका भी चर्चा करेंगे, बट उससे पहले अब एक इंटरवल, इसे 1 सेकेंड का इंटरवल दे दिए, और ये भी कुछ नहीं करेगा, कुछ प्रिंट करवा लेते हैं इसे, कंसोल डॉट लॉग लाइन नंबर 26। और कॉल और सिंक्रोनसली कर सकते हैं, या कोई वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी। सेट इंटरवल ही लिख देता हूँ, सेट इंटरवल। ठीक है, इसको दोनों में एक अंतर है। सेट टाइम आउट का एग्जीक्यूशन एक ही बार होता है, एक बार एग्जीक्यूट किया, काम खत्म। बट सेट इंटरवल क्या करेगा, इस फंक्शन को बार बार कॉल करेगा। तब तक कॉल करेगा जब तक इंटरवल को क्लियर ना कर दिया जाए। इंटरवल को क्लियर करने के लिए एक वेरिएबल ले सकते हैं, और उसके बाद एक फंक्शन होता है जिसका नाम ही है क्लियर इंटरवल, और उसके बाद वो रेफरेंस पास करना पड़ता है हमारे इंटरवल का। तो ये ऐसे यूज़ करके हम उसको क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लियर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दूसरे कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये मल्टीपल्स टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो वही चीज़ देखना। सेव कर दिए, कंपाइलेशन डन। लाइन नंबर 19, 25, उसके बाद 22, और उसके बाद लाइन नंबर 26। और अगर काउंटिंग देखें, लाइन नंबर 26 का जब प्रिंटिंग हुआ तो काउंटिंग अभी भी चल रहा है। यानी सेट टाइम आउट का तो काम खत्म हो गया था, सेट टाइम आउट ने एक बार असिंक्रोनस फंक्शन को कॉल किया, उसका काम खत्म हो गया। लेकिन सेट इंटरवल वाला एग्जीक्यूशन अभी भी चल रहा है। एक ही साथ ग्रुप प्रिंटिंग हो रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा, बस काउंटिंग इंक्रीज हो रहा है। तो एक काउंटर ले सकते हैं, काउंटर इनिशियलाइज विथ 0, और उसको प्रिंट करवा सकते हैं, कॉल्ड, एंड देन उसको प्रिंट कर लेते हैं दिस डॉट काउंटर, और इसको कर देते हैं प्लस प्लस। तो साथ में ये काउंटिंग भी प्रिंट करेगा कितनी बार इसको कॉल किया गया। लाइन नंबर 26, सेंट इंटरवल दिस कॉल। दिस के साथ प्रॉब्लम लग रहा है। नहीं, चल रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा था, बट चल रहा। दिस यूज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है काउंटिंग। ओके, तो कंसोल पे अगर देखें तो ये चल रहा है, और ये एक एक सेकंड पे काउंटिंग इंक्रीज करके उसको प्रिंट कर रहा है। तो बेसिक डिफरेंस सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में यही है कि सेट टाइम आउट एक ही बार उस फंक्शन को कॉल करवाता है,
जबकि सेट इंटरवल उसको बार बार कॉल करवाएगा गिवन इंटरवल पे। तो ये हो गया। अब हम लोग सीधे जंप करते हैं प्रॉमिस पे या फिर ऑब्जर्वेबल। तो प्रॉमिस और ऑब्जर्वेबल को देखेंगे तो दोनों में एक एक सिमिलरिटी यहाँ से उठा सकते हैं। प्रॉमिस को एक बार कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेबल जब यूज़ करेंगे तो उसको मल्टीपल टाइम कंज्यूम किया जा सकता है। बेसिकली वो मल्टीपल टाइम आउटपुट भेज सकता है। तो जब वो मल्टीपल टाइम आउटपुट भेजेगा तो हम उसे मल्टीपल टाइम कंज्यूम भी कर सकते हैं। और इस तरह का केस हम लोग देखते हैं, लॉग वगैरह करना हो या फिर स्ट्रीमिंग का जब कंसेप्ट होता है, एक स्ट्रीम सेंड करना है, बंच ऑफ डेटा वहाँ पे सेंड करना होता है, तो वैसे केस में ऑब्जर्वेबल सही होता है। तो दोनों का एक एग्जांपल देखेंगे और तब जाके HTTP क्लाइंट या फिर फेच को यूज़ करेंगे। तो अगर प्रॉमिस यूज़ करना है तो उसके लिए अलग से कोई पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो एंगुलर का भी पार्ट नहीं है, डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ES6 में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ऑब्जर्वेबल लेकिन यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, वो एंगुलर का भी पार्ट नहीं है, लेकिन अलग से एक लाइब्रेरी बना हुआ है जिसको कहा जाता है रिएक्टिव जावास्क्रिप्ट। और उस रिएक्टिव जावास्क्रिप्ट में ऑब्जर्वेबल है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के लिए जावा स्क्रिप्ट में इसको ऐड करने का प्रपोजल दे चुका गया है। तो मे बी आने वाले जो जावा स्क्रिप्ट होंगे उसमें प्रॉमिस हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, लेकिन अभी नहीं है। सॉरी, ऑब्जर्वेबल। तो उस केस में अगर ऑब्जर्वेबल हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें RxJS की हेल्प लेनी पड़ेगी, और RxJS पैकेज से हम इंपोर्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेबल फ्रॉम। एंगुलर की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट पैकेज है, तो डायरेक्टली RxJS ऐसे यूज़ कर सकते हैं ऑब्जर्वेबल के लिए। लेकिन प्रॉमिस के लिए ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। प्रॉमिस एक क्लास है तो डायरेक्ट हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे प्रॉमिस। और ये अब प्रॉमिस जो होता है वो दो इनपुट लेता है हमसे, एक लेता है रिजॉल्वर और एक लेता है रिजेक्टर। मतलब रिजॉल्व करने के बाद क्या होगा, प्रॉमिस का दो ही काम होता है, या तो प्रॉमिस कंप्लीट होगा नहीं तो रिजेक्ट होगा। हम लोग भी रियल लाइफ में भी अगर किसी से प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो सिंक्रोनस चीज़ नहीं है, असिंक्रोनस है। यानी हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो अभी हम उसका कंप्लीशन, उसका फुलफिलमेंट करने वाले नहीं है। जो हम प्रॉमिस किए हैं वो फ्यूचर में उसको हम फुलफ़िल करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हम फुलफ़िल करें ही। अगर बैड सिचुएशन से जा रहे हैं तो हो सकता है कि हम अपने प्रॉमिस को रिजेक्ट भी कर दें। तो जब हम प्रॉमिस करते हैं तो उस केस में दो चीज़ होता है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, एक होता है रिजॉल्व और दूसरा होता है रिजेक्ट। अब फ्यूचर में ये जो प्रॉमिस बन रहा है या तो ये रिजेक्ट होगा या फिर रिजॉल्व होगा। तो बेसिकली ये एक फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है ये डिपेंड करता है ये प्रॉमिस पे। तो ये प्रॉमिस क्या करेगा, जब रिजॉल्व करना होगा इसको तो रिजॉल्व फंक्शन को कॉल कर लेगा, और कॉल करते समय कुछ आउटपुट यहाँ से भेजा जा सकता है। मैं सिंपली एक मैसेज भेज दे रहा हूँ रिजॉल्व। कुछ टाइम भी ले सकते हैं, सेट टाइम वगैरह यूज़ कर सकते थे, बट अभी के लिए ऐसे ही। और दूसरा इसमें मैं भेज दे रहा हूँ रिजेक्टेड। कोई एक ही भेजना होता है, बेसिकली दोनों नहीं भेजेंगे। तो अभी कुछ भी नहीं भेजने वाले हैं, इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग प्रॉमिस बनाए हैं, इसको कंज्यूम नहीं किए हैं। प्रॉमिस को कंज्यूम करना है तो प्रॉमिस को कंज्यूम करने के लिए अलग से एक फंक्शन, एक मेथड है जिसका नाम है देन। प्रॉमिस को कंज्यूम करने के लिए देन यूज़ करना होगा, टू कंज्यूम अ प्रॉमिस। प्रॉमिस एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है तो ये भी लिख सकते हैं, टू कंज्यूम अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, या सिंपल रखते हैं टू कंज्यूम अ प्रॉमिस वी कैन यूज़ देन। और इसी तरह से अगर ऑब्जर्वेबल को कंज्यूम करना चाहते हैं, टू कंज्यूम ऑब्जर्वेबल, तो उस केस में हमें सब्सक्राइब मेथड यूज़ करना पड़ता है। वी कैन यूज़ सब्सक्राइब, और ये फंक्शन है, मेथड कह सकते हैं सब्सक्राइब मेथड। सिमिलरली अगर प्रॉमिस को कंज्यूम करना चाहते हैं तो देन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉमिस और ऑब्जर्वेबल दोनों ही ऑब्जेक्ट देता है, और उस ऑब्जेक्ट से हम देन मेथड को प्रॉमिस में यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली सब्सक्राइब मेथड को हम ऑब्जर्वेबल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉमिस है, इसको कंज्यूम करना चाहते हैं तो इसका रेफरेंस कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, किसी भी नाम से प्रॉमिस के लिए p बना लेते हैं, और फिलहाल के लिए इसमें रखते हैं नल। प्रॉमिस टाइप का बना सकते थे, अभी टाइप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। अब इसको p में अलाइन करना है तो दिस डॉट p, और ये हमारा प्रॉमिस बन चुका है। अब ये जो प्रॉमिस बना है या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। अभी के लिए मैं इसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर दे रहा हूँ।
तो जब अब इस प्रॉमिस को कंज्यूम किया जाएगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब इस प्रॉमिस को कंज्यूम करना है तो कैसे करेंगे, दिस डॉट प्रॉमिस पी के पास रेफरेंस है और उस रेफरेंस पे कॉल कर लेंगे हम देन मेथड को। अब देन मेथड जब कॉल होगा तो रिजल्ट इसको मिलेगा, जिसको हम एक कॉल बैक के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो एक अलग से फंक्शन बना के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहीं पे एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए ये सिंबल और उसके बाद हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक ही पैरामीटर लेके चलना हो तो उस केस में ये पैरेंथेसिस भी ऑप्शनल होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं ले लिया रिजल्ट, एक लाइन में हम लिख सकते हैं एरो फंक्शन कंसोल लॉग और सिंपली रिजल्ट को प्रिंट कर दे रहा हूँ बस। तो अभी हम लोग दो काम किए, एक तो प्रॉमिस बनाए, मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ क्रिएट प्रॉमिस, और उसके बाद जब प्रॉमिस बन गया तो उसे कंज्यूम करना है। कंज्यूम के लिए देन मेथड का यूज़ किया जाता है, कंज्यूम प्रॉमिस। तो ये हो गया, इसको सेव करते हैं। वो इंटरवल मैंने कमेंट, अच्छा अभी चल ही रहा। प्रॉमिस का स्पेलिंग, आई थिंक पी जो है कैपिटल है और स्मॉल हो गया है, जो ऊपर बनाया है। नहीं पी तो सही है, ई छूटा हुआ था इसमें, तो उसको एक बार सेव कर दिए। केस सेंसिटिव नहीं है क्या वेरिएबल? हाँ केस सेंसेट, अच्छा ऊपर में कैपिटल बनाया आप बोल रहे हैं, नहीं स्मॉल ही है। स्मॉल है क्या? हाँ प्रॉमिस का स्पेलिंग गलत था, एस के बाद ई होगा जो कि मिस हो गया। ठीक है ये चल गया है, इमीडिएटली इसने इसको रिजॉल्व कर दिया। बेसिकली इसको अगर सेट टाइम आउट के अंदर डाल के रिजॉल्व करवाते तो थोड़े टाइम बाद डेटा मिलता, अभी तुरंत इसको एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ कंसोल पे देख सकते हैं रिजॉल्व मिल चुका है हमें। और थोड़ा और अगर बेहतर दिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेट टाइम आउट के अंदर लिख सकते हैं। बेसिकली जब बैकएंड से डेटा वगैरह कॉल करते हैं और तब प्रॉमिस होता है तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो वो फील लेने के लिए, ज़रूरत नहीं है बट वो फील लेने के लिए मैं इसको सेट टाइम आउट के अंदर डाल रहा हूँ और 2 सेकेंड का डिले कर दिए ये। तो अब वो वाली फील आएगी कि हाँ प्रोसेसिंग चल रहा होगा बैकएंड में और थोड़े टाइम बाद वो रिजॉल्व हो जाएगा। कुछ एरर आ गया, सेट टाइम आउट भी होता है इसमें, सेव। थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद आ गया। अगर 20 सेकेंड कर देंगे तो थोड़ा और डिले लेगा और उसके बाद रिजॉल्व आएगा। तो इस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं प्रॉमिस को। बेसिकली इन जनरल हम लोग प्रॉमिस बनाते नहीं हैं बट ज़रूरत पड़ेगा तो हम बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ये तरीका है, ऐसे बना सकते हैं। प्रॉमिस में और भी बहुत कुछ होता है, प्रॉमिस में ऑल मेथड होता है, रेस्ट मेथड होता है। तो ये सारी चीज़ डिस्कस करने के लिए अलग से एक सेशन रखेंगे जिसमें प्रॉमिस को डिटेल में करेंगे। वैसे ही एक दूसरा सेशन जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेबल की बात करेंगे। ऑब्जर्वेबल में भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी एंगुलर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग हैं तो एंगुलर पे फोकस करेंगे और जो बेसिक डिटेल्स चाहिए प्रॉमिस का और ऑब्जर्वेबल का उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन चेनिंग का कंसेप्ट होता है, इसको ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है। और दूसरा मेथड अगर उस पर कॉल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दूसरा देन ही भी यूज़ कर सकते थे, अगर तब यूज़ करते थे जब अगर पहला जो देन मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर से अगर कोई अगेन प्रॉमिस रिटर्न कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल यूज़ सॉरी कंसोल यूज़ नहीं करते हैं और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हम एक नया प्रॉमिस, लाइक ऐसे एक नया प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। तो फिर से इसको कंज्यूम करना पड़ता है और उसको कंज्यूम करने के लिए एक दूसरा देन हम यूज़ कर सकते थे नेस्टेड फॉर्म में। बट अभी मैं रिटर्न नहीं करने वाला हूँ तो हम नेस्टेड फॉर्म वाला यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई करता है तो उस केस में यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड देन। अभी के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे कैच, यानी अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो ये उसको कैच करेगा और सिंपली कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे दे रहा हूँ एरर या एक्सेप्शन, और जो एक्सेप्शन आएगा उसको प्रिंट कर लेते हैं ये। अब जब प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो वो देन के पास गया, एग्जीक्यूट हो गया। अगर रिजेक्ट होगा तो उसे कैसे हैंडल करेंगे, तो इसे देख लेते हैं। रिजॉल्व को करते हैं कमिट और कमेंट और उसके बाद रिजेक्ट। यानी अभी जो हमारा प्रॉमिस है
उसको यहाँ पे कंज्यूम तो किया गया है लाइन नंबर 43 पे, बट इस बार जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व नहीं होने वाला, वो फुलफिल नहीं होने वाला। इस बार प्रॉमिस रिजेक्ट होने वाला है। तो वो कैसे हैंडल हो रहा है वो देख लेते हैं। console.log ex क्या बोल रहा है ये, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, डिक्लेरेशन और console.log सही तो लग रहा है, इसमें क्या एरर आ गया? आ गया देन के बाद ये लास्ट में सेमीकोलन प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप इसको। हाँ ठीक है, इसको हटाते हैं। और ये जब हम नेस्टेड यूज़ करते हैं तो टर्मिनेटर यूज़ नहीं करना है। ये जो सेमी कॉलन था इसको देन को वहीं पे टर्मिनेट कर दिया, तो देन मेथड को यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये टर्मिनेटर नहीं होगा। हाँ वही था, चल गया। और इस बार अगर देखें तो कुछ भी नहीं आया आउटपुट इसका, 2 सेकंड हो भी गया, आ गया। तो एक्सेप्शन और उसके बाद रिजेक्टेड। तो बेसिकली यहाँ से ये कंसेप्ट ले सकते हैं कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो उसे हम देन के अंदर हैंडल कर रहे हैं, और अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो वो एरर है एक तरह का, जिसको हम लोग कैच कर सकते हैं कैच ब्लॉक के थ्रू। तो इस तरह से डील कर सकते हैं रिजॉल्व या रिजेक्शन को प्रॉमिस के द्वारा। तो ये हो गया। अब फाइनली हम लोग ऑब्जर्वेबल पे जा सकते हैं। ऑब्जर्वेबल को यूज़ करने के लिए RxJS चाहिए। एंगुलर का बेनिफिट ये है कि एंगुलर के पैकेज के साथ ये बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है, तो ये ऑब्जर्वेबल यूज़ करने वाले हैं। बॉटम पे चले जाते हैं उसी में, और सेम सिंटैक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक न्यू ऑब्जर्वेबल। और ऑब्जर्वेबल को एक ऑब्जर्वर पास करना होता है, तो कोई भी एक फंक्शन ले सकते हैं ऑब्जर्वर। और जब ऑब्जर्वेबल यूज़ करते हैं, जैसे प्रॉमिस में दो चीज़ था, एक था रिजॉल्व, एक था रिजेक्ट। जब ऑब्जर्वेबल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी दो मेथड यूज़ होता है। एक होता है नेक्स्ट, जो अगला वैल्यू मतलब ऑब्जर्वेबल क्या करता है, ये आउटपुट देगा टाइम टू टाइम, मल्टीपल टाइम ये आउटपुट दे सकता है, यानी मल्टीपल टाइम हम ऑब्जर्वेबल को कंज्यूम कर सकते हैं। तो हर बार नया वैल्यू सेंड करने के लिए नेक्स्ट मेथड का कंसेप्ट है ऑब्जर्वेबल में। जितनी बार नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे उतनी बार ये वैल्यू सेंड कर देगा। यूज़ कैसे करेंगे, तो ऑब्जर्वर एंड सिंपली नेक्स्ट। अब एक बार अगर यूज़ करें तो ये एक बार भेज देगा। अब इसी चीज़ को हम चाहे तो मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं ऐसे। अब जो मेरा सब्सक्राइबर होगा, मेरा सब्सक्राइबर यानी मेरे ऑब्जर्वेबल का सब्सक्राइबर होगा, वो मल्टीपल टाइम्स वैल्यू मिलेगा। एक सर्टेन टाइम के डिले पे हम इसको सेंड कर सकते थे बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग जो हमें काम करना होता। जैसे जैसे हमें रिजल्ट मिलता अपने काम का, वैसे वैसे हम सेंड करते। बट चूंकि अभी हम लोग देख रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, डेमो काइंड ऑफ एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इसलिए बिना डिले का मैं सेंड करने वाला हूँ। ये 5 आउटपुट सेंड करेगा 1 बाय 1। ये चीज़ संभव नहीं था प्रॉमिस में। प्रॉमिस के थ्रू एक ही रिजल्ट भेजा जा सकता है। एक बार रिजल्ट मिला, काम खत्म। प्रॉमिस को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेबल में ऐसा नहीं होता है, मल्टीपल टाइम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। तो दो फंक्शन है, एक है नेक्स्ट और दूसरा है कंप्लीट, यानी 5 टाइम्स ये चलेगा, उसके बाद एंड हो जाएगा। उसके बाद जो भी सब्सक्राइबर होगा उसको कुछ भी इनपुट या रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर, जैसे p बनाए थे वैसे ही o इक्वल्स टू नल। क्योंकि कंज्यूम करना है तो रेफरेंस चाहिए होगा, तो या फिर हम चाहते तो हालांकि डायरेक्ट यहाँ से भी कंज्यूम कर सकते थे, रेफरेंस में नहीं रहे डॉट लिख के और सब्सक्राइब कर लेते। बट बेहतर है कि एक सेपरेट वेरिएबल ले लो। तो दिस डॉट ओ इक्वल्स टू, ये हो गया। ये ऑब्जर्वेबल बन चुका है। अब इसको कंज्यूम करना चाहते हैं, देन यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल के लिए सब्सक्राइब यूज़ करना पड़ेगा। सब्सक्राइब का कंसेप्ट लाया गया है
क्योंकि हमें बार बार डेटा मिल सकता है, मल्टीपल्स रिजल्ट आ सकते हैं, इसलिए यहाँ सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट है, देन का कंसेप्ट नहीं है। देन वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड था, या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, सिर्फ एक बार होगा। लेकिन ऑब्जर्वेबल क्या होगा, बार बार वो सेंड कर सकता है डेटा। तो हमने सब्सक्राइब किया, सब्सक्रिप्शन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, अभी के लिए सिंपली हम प्रिंट करने वाले हैं उसे, लॉग, और क्या लॉग करना है, तो जो रिजल्ट आ रहा है उसको लॉग कर दिया, ये काम खत्म हो गया। सब्सक्राइब किए हैं तो इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बट हम लोग आगे देखेंगे, वो लाइफ साइकिल जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहिए और कहाँ पे अनसब्सक्राइब करना चाहिए। तो 5 इनपुट हम लोग देख पा रहे हैं, 5 रिजल्ट मिल गया है, पट पट पट। अब ये रिजल्ट मिल चुका है और कोई डिले नहीं था, इसलिए बहुत जल्दी मिल गया। हम चाहते तो यहाँ पे डिले लगा के थोड़े थोड़े टाइम पे भी आउटपुट सेंड कर सकते थे। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्जर्वेबल यूज़ करेंगे तो ये स्ट्रीमिंग के केस में बेस्ट होगा, यानी चंक ऑफ डेटा एक बार सेंड किए, फिर दूसरा चंक, फिर तीसरा चंक, फिर चौथा चंक, और ये कंटिन्यू सेंड करते चले जाएंगे तब तक जब तक कि पूरा कंप्लीट डेटा खत्म नहीं होता। एक बार में डेटा नहीं भेजना चाहते हैं, हर एक टाइम इंटरवल के बाद 10-10 रिकॉर्ड भेजना चाहते हैं, या वीडियो काइंड ऑफ डेटा में ये ज़्यादा सूटेबल होता है, वो स्ट्रीमिंग का कंसेप्ट होता है। एक बार में कंप्लीट वीडियो ना करके पार्शियली उसके चंक्स को भेज सकते हैं, तो उस केस में ये सब का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बेस कंसेप्ट के लिए छोटा एग्जाम्पल हम लोग लिए, जिसमें सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, प्रॉमिस या ऑब्जर्वेबल को देखें। अब डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उसके लिए बेहतर है कि एक नया कंपोनेंट बना लें, क्योंकि ये थोड़ा कुछ कुछ यूज़ हो गया तो ये थोड़ा गंदा दिख रहा है। तो कंपोनेंट बनाने के लिए जनरेट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ, या फिर यहाँ से प्लस कर लेते हैं, पावर सेल, और एंगुलर के अंदर है तो डेमो ऐप 5 NG10, और इसके अंदर एक कंपोनेंट जनरेट करना है। तो NG और जनरेट के लिए G, और कंपोनेंट के लिए C। कहाँ जनरेट करना है, तो बेहतर है कि एक फ़ोल्डर बना लें कंपोनेंट्स, और उसके अंदर किसी भी नाम से बना सकते हैं, बट डेमो कंपोनेंट। कंपोनेंट डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है बिना जनरेट किए हुए, लेकिन जब डायरेक्ट कंपोनेंट बनाएंगे तो हमें एटलीस्ट 2 फाइल बनाना पड़ेगा, एक HTML, एक TS, या फिर एक फाइल से काम चल जाएगा। बट उस केस में यहाँ पे ये जो अपडेट का देख रहे हैं, ये अपडेट का केस चलता है। जब जनरेट करते हैं तो एक तो 4 फाइल बन जाता है, टेस्टिंग का भी फाइल बन जाता है .spec.ts, और मॉड्यूल में उसकी मैपिंग अपने आप हो जाती है। तो अगर हम खुद से मैनुअली कंपोनेंट बना रहे हैं तो उस केस में मैपिंग भी हमें खुद से करनी पड़ेगी। तो ये मैपिंग से बचना चाहते हैं तो उस केस में बेहतर है कि हम कंपोनेंट जनरेट कर लें। अब कंपोनेंट जनरेट हो चुका है, अब इस कंपोनेंट का आउटपुट, तो उस कंपोनेंट को डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर लेते हैं। उसका टैग इन जनरल ऐप-डेमो बना होगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर डेमो कंपोनेंट .ts, हाँ ऐप-डेमो बना है, सेव। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को कंज्यूम किया जा सकता है, app.component, हाँ यहाँ पे कंज्यूम कर लिए, और ये चल रहा है, चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट हो रहा है डेमो वर्क्स। पिछले आउटपुट को भूल जाते हैं, अब इस कंपोनेंट में आते हैं, और अब बेसिकली क्या करने वाले हैं हम, तो हम लोग रेस्ट एपीआई को कंज्यूम करने वाले हैं। और जो गेट एपीआई होता है डायरेक्ट उसको ब्राउज़र पे भी कंज्यूम किया जा सकता है, जैसे तो एक पहले इसको ब्राउज़र पे कंज्यूम करते हैं। एक बना बनाया एपीआई है जिसमें कंट्रीज़ का लिस्टिंग होता है, ज़्यादातर डेमो के लिए, एग्जांपल के लिए इसी एपीआई को मैं यूज़ करता हूँ। तो ये एक गेट एपीआई है जो ऑल कंट्रीज़ का लिस्टिंग दिखाता है। 250 रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं हमें इसमें, और ये एक्चुअल रिकॉर्ड्स है, क्योंकि वो हर बार मेंटेन करते हैं, जो भी इसको मेंटेन करते हैं वो डेटा मेंटेन करके चलते हैं। तो जो भी कंट्रीज़ है सारे का डिटेल्स इसमें मिल जाता है, जोग्राफिकल डिटेल्स, पॉपुलेशन का डिटेल्स मिल जाता है, सिंबल्स सारे कुछ मिल जाते हैं, रुपीज़ वगैरह। तो बेहतर प्रैक्टिस अगर जेसन का करना चाहते हैं, या बैकएंड से डेटा लेके उसको डील करना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो जैसे ब्राउज़र पे इसको कंज्यूम किए हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि इस रेस्ट एपीआई का कंज्यूम करें एंगुलर से, और उसको यूआई पे दिखाएं। तो जो डेमो कंपोनेंट बनाए हैं उसको यूज़ करके इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब एंगुलर के थ्रू कंज्यूम करना चाहते हैं, मतलब एंगुलर में जो सर्विस बना हुआ है उसके थ्रू कंज्यूम करना चाहते हैं,
तो एक मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। बट अभी के लिए हम उसे यूज़ नहीं करने वाले हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जो है उसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स जो जावास्क्रिप्ट में दिया गया है वो फेच मेथड है, और उसको यूज़ कर सकते हैं। वो एक सिंगल प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक index.js या app.js बना के उसमें भी फेच को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। फेच एक फंक्शन है और ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपली। फेच जैसे अलर्ट फंक्शन होता है, अलर्ट मैसेज दिखाने के लिए, पॉपअप दिखाने के लिए, वैसे ही रेस्ट एपीआई को कंज्यूम करने के लिए फेच फंक्शन होता है जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो इसे यूज़ करते हैं। इसको रिएक्ट जेएस में भी यूज़ किया जाता है, या बाकी भी कोई जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो फेच, और उसके बाद इसको चाहिए होता है यूआरएल। तो एंगुलर में बेहतर होता है कि यूआरएल किसी हम एक फाइल में रखें, एसेट्स फोल्डर के अंदर बना के रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वही करते हैं, बना लेते हैं। src एंड देन एसेट्स, यहाँ पे एक फाइल बना रहे हैं, नाम कुछ भी रखा जा सकता है, रख देते हैं config.api.ts, या सिंपली config भी रख सकते हैं, तो कुछ भी नाम रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो config.api.ts, और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट का कंसेप्ट जो पहले हम लोग पढ़े थे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, एपीआई ही रख दे रहा हूँ, एपीआई। और ये जब चलेगा तो ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से हम रिटर्न कर दे रहे हैं कंट्रीज, या फिर गेट अंडरस्कोर कंट्रीज, ये, और यहाँ पे वो यूआरएल, ताकि इसको कभी भी आसानी से चेंज हो सकता है। एसेट्स फोल्डर के अंदर रख रहे हैं ताकि हम जब इसको सर्वर पे डिप्लॉय कर दे प्रोडक्शन पे, तो डिप्लॉयमेंट के बाद भी डायरेक्ट इस एसेट्स फोल्डर डिप्लॉयमेंट के बाद भी बनता है, तो डायरेक्ट वहाँ जाके इसे चेंज कर सकते हैं, इसलिए एसेट्स फोल्डर के अंदर रख रहे हैं। एपीआई उसके अंदर गेट कंट्रीज इसको कर दिए सेव। अब ये यूआरएल हमें चाहिए, तो इसको एक्सेस करने के लिए demo.component.ts, और यहाँ से इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट, और नाम है API फ्रॉम एसेट्स फोल्डर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, आनेगा तो करेंट, तो उसके बाद बैक, ये खुल नहीं रहा है, हिंट खुलता तो पाथ मिल जाता आसानी से। तो हम लोग कंपोनेंट के अंदर है, एक बैक गए होंगे, तो कंपोनेंट, उसके बाहर अगर जाते हैं तो आई थिंक SRC आ गया होगा, आ रहा है अब, आ जाओ, नहीं कुछ और है ये, शायद यहाँ पे होगा, देखते हैं। एसेट्स, उसके अंदर config.api, बस, शायद ये पाथ गलत हो बट देख लेंगे, और अगर पाथ सही है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं API डॉट, ये हिंट क्यों नहीं आ रहा है इसका, गेट कंट्रीज, मुझे लग रहा है कि जब फाइल हम बनाते हैं तो उसको इंक्लूड करना पड़ता था पहले। कोई भी इंक्लूड, फाइल बनाते हैं तो उसको HTML में इंक्लूड करते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन ये चल जाए। पुराने वाले में था, पता नहीं इसमें। हाँ इसमें चल जाए, हाँ पुराने वाले में इंक्लूड करना पड़ता है एंग्लो जीएस में, बट इसमें चल जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंसेप्ट है। तो इसको चला दिया गया है, कुछ एरर आ रहा है, कैनेट रिजॉल्व, ऐसे पाथ का ही चक्कर है ये। एक हम करते हैं इसको, ऐसे लिख लेते हैं SRC एंड देन एसेट्स, कंपाइलिंग, नहीं, कैनेट रिजॉल्व, अच्छा अंदर में है ना, .SRC, नहीं ये पाथ का कुछ चक्कर है, डायरेक्ट पाथ हमें, अच्छा ठीक है, एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं।
कंपोनेंट्स के अंदर डेमो में है, एक डबल डॉट्स लिखेंगे तो कंपोनेंट पे आएगा, फिर से डबल डॉट्स लिखेंगे तो ऐप पे आएगा, और फिर से डबल डॉट्स लिखेंगे तो एसआरसी पे आएगा, और देन 3 डबल डॉट यूज़ करना पड़ेगा। और एक डेमो से बाहर, कंपोनेंट से बाहर, ऐप से बाहर, ठीक है। तब भी नहीं चलेगा तो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, नहीं चला तो ठीक है। आप देखिए इसमें हिंट नहीं खुल रहा है मेरे में, पता नहीं क्यों। तो अभी के लिए क्या करते हैं, बट ऐसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसको अभी के लिए सेव कर देते हैं, यूआरएल अभी मैं डायरेक्ट यूज़ कर ले रहा हूँ। कॉपी एंड देन पेस्ट, सिंगल कोट्स। और इस फेच के थ्रू हर तरह का एपीआई कॉल कर सकते हैं, गेट हो, पोस्ट हो, डिलीट हो, अपडेट हो, तो ये कंज्यूम किए। अब इसका जब रिटर्न वैल्यू देखेंगे, अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर लें ऐसे, तो इसका जो रिटर्न वैल्यू होगा, मैं करूँगा नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ, तो इसका जब रिटर्न वैल्यू हम प्रिंट करके देखेंगे तो ये जेसन डेटा नहीं देगा। इसका जो रिटर्न वैल्यू होता है वो एक प्रॉमिस होता है, और पहले से अब हमें पता है कि प्रॉमिस को अगर कंज्यूम करना चाहते हैं तो देन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो अभी लॉग नहीं कर रहे हैं, बट आप चला के देख लीजिएगा, वो एक प्रॉमिस ही देगा, और चूंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है इसलिए उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं देन। अब देन के पास जो रिजल्ट मिलेगा, अगर इसको प्रिंट करके देखें, देन के पास रिजल्ट आ गया, बट इसको जब प्रिंट करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो है वो दूसरे तरह का ऑब्जेक्ट है, वो ना तो प्रॉमिस है और ना ही डायरेक्ट जेसन है, ये कुछ और ही रिटर्न करता है। तो जो भी रिटर्न करता है उस पर एक मेथड मिल जाता है, रिजल्ट, और जो रिजल्ट जो मिलता है उस पर एक मेथड मिलता है जेसन, ये कॉल कर सकते हैं। और ये जो रिजल्ट और जेसन है, इसका अगर रिटर्न वैल्यू चेक करेंगे तो वो एक जेसन नहीं होता है, वो भी एक अगेन प्रॉमिस होता है। यानी पहले जब फेच को कॉल किए तो फेच का जो रिटर्न वैल्यू था वो एक प्रॉमिस था, और उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए देन को यूज़ किए। देन को जो रिजल्ट मिला वो एक्चुअल में ना तो जेसन था और ना ही प्रॉमिस था, बट उस रिजल्ट पे एक फंक्शन मिल जाता है जेसन। तो जेसन को कॉल किया, और ये जब जेसन कॉल करेंगे तो अगेन ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और इस प्रॉमिस को कंज्यूम करने के लिए फिर से हमें क्या कॉल करना पड़ेगा, दैट। तो ये, और इस पर फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो एक जेसन होता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। और अब जो जेसन मिला है तो उसे हम प्रिंट कर रहे हैं, और इस केस में रिजल्ट को रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉमिस मिल नहीं पाएगा। तो जेसन और उसको लॉग कर देंगे। अगर लॉग करेंगे तो ये जो 250 रिकॉर्ड्स था वो आना चाहिए। इसको मैं अभी के लिए करता हूँ क्लोज, और हमारे एप्लीकेशन में ये रिजल्ट मिलना चाहिए, इसको करते हैं सेव। तो ये 250 रिकॉर्ड्स, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल चुका है, 250 एंट्रीज है उसमें। तो फेच एपीआई देखना ज़रूरी था, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, और इसको किसी भी फ्रेमवर्क में डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट था। और लेकिन एंगुलर प्लेटफॉर्म पे अगर है तो बेहतर है कि हम HTTP क्लाइंट का यूज़ करें, तो अब उसे यूज़ करने वाले हैं, बट इसके थ्रू भी हम लोग देख लिए। अब ये जो 250 एंट्रीज का जेसन आया है, इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे वो एक एरे दिया होगा, तो सपोज़ कि हम फर्स्ट चाहते हैं, तो ये ज़ीरोथ यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिल गया होगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी एट्रीब्यूट को भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैं नेम को प्रिंट करता हूँ। तो इस बार 250 ऑब्जेक्ट तो आया था, बट उसमें से फर्स्ट रिकॉर्ड का नेम प्रिंट करना हो। अगर वो सॉर्टेड होगा अल्फ़ाबेटिकली तो ए से कोई नाम आना चाहिए, जैसे अफ़गानिस्तान। कंज्यूम हुआ, और आउटपुट अगर देखें तो यहाँ पे आ चुका है अफ़गानिस्तान। तो बाकी जो कीज़ हैं उसके, जैसे पॉपुलेशन हो गया, कैपिटल हो गया, तो वो सारा भी एक एक करके आप निकाल सकते हैं। तो ये फेच का काम हो गया, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। और अब बैकएंड एपीआई को कॉल करने के लिए जो यूज़ करने वाले हैं वो एंगुलर का पार्ट होगा, और उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं HTTP क्लाइंट। तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो एक सर्विस है। तो इंपोर्ट
और HTTP क्लाइंट, और ये कोर पैकेज का पार्ट नहीं है, ये कॉमन पैकेज का पार्ट है। तो कॉमन, और कॉमन के अंदर HTTP, तो इसके अंदर है। बट ये एक सर्विस है और सर्विस मॉड्यूल का पार्ट होता है। तो HTTP क्लाइंट के लिए एंगुलर वालों ने एक मॉड्यूल भी बना रखा है, और वो मॉड्यूल पहले मैप करना पड़ेगा हमारे रूट मॉड्यूल से, यानी app.module.ts से। तो यहाँ पे चलते हैं और उसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट HTTP क्लाइंट, और एंगुलर का जो आउट ऑफ द बॉक्स मॉड्यूल्स है उसके नेमिंग कन्वेंशन में हर मॉड्यूल के लास्ट में मॉड्यूल लगा होता है, तो आइडेंटिफाई करना इजी है। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और ये कोर का पार्ट नहीं था, एंगुलर का कॉमन पैकेज का पार्ट है, तो कॉमन एंड देन HTTP, तो इस पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है, इसको इंपोर्ट कर लिया। सिर्फ इंपोर्ट करने से काम नहीं चलता, उसकी मैपिंग भी करनी पड़ती है, जो कि स्टार्टिंग में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मॉड्यूल मैपिंग के लिए जो एरे हमारे पास है वो है इंपोर्ट। फॉर एग्जांपल जो डेमो कंपोनेंट बनाए थे उसकी मैपिंग डिक्लेरेशंस एरे में किया गया है, लेकिन मॉड्यूल की मैपिंग इंपोर्ट्स एरे में होगा। उसी तरह से कोई सर्विस जब हम लोग बनाएंगे कस्टम सर्विस, तो उसकी मैपिंग हम प्रोवाइडर्स एरे में कर सकते हैं, और बूट स्ट्रैपिंग के लिए पहले से हमें पता है कंपोनेंट की मैपिंग हम लोग बूट स्ट्रैप एरे में कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसको सेव करते हैं, बैक टू demo.component.ts। अब जैसे ऑब्जर्वेबल को कंज्यूम करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे, प्रॉमिस के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाए थे, वैसे ही अभी भी हम जो हमारा सर्विस है इसका भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं HTTP क्लाइंट का। लेकिन एंगुलर में थोड़ा सा ट्रिक है एक, जिसको यूज़ कर सकते हैं, बाद में उसे यूज़ करूँगा, पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैनट रिजॉल्व HTTP मॉड्यूल नॉट फाउंड, डायरेक्ट वो कॉमन में होता है क्या? app.component.ts, ओह एंगुलर का स्पेलिंग गलत था, एंगुलर कॉमन HTTP। ये अभी जो पाथ वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा है वो इन जनरल आता नहीं है, पता नहीं मेरा ये क्यों नहीं काम। एक एक मैंने क्या बोलते हैं इसको, प्लगइन्स, एक प्लगइन अनइंस्टॉल कर दिए थे टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट का, मे बी उसके कारण शायद ये नहीं आ रहा है, बट वो पाथ आ जाता है पहले ही, तो उतना एरर्स नहीं आएगा। सेव ऑल, चल गया। app.component.ts, और अब कंज्यूम करने वाले हैं, तो ओ demo.component.ts आ गया। और इसी कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे एक ट्रिक है एंगुलर में, वो यूज़ करेंगे, बट उससे पहले HTTP क्लाइंट हमारे पास है, हम लिखने वाले हैं न्यू HTTP क्लाइंट। ऐसा इन जनरल किसी को लिखते हुए आप देखे नहीं होंगे, एंगुलर का एप्लीकेशन में कोई लिखता भी नहीं है। तो ये अब इसका रेफरेंस कहीं स्टोर करना होगा, तो एक वेरिएबल बनाना होगा, जैसे हम प्रॉमिस या ऑब्जर्वेबल के लिए बनाते थे, तो एक वेरिएबल किसी भी नाम से, बट मैं बना रहा हूँ कंट्रीज़, या सी ले लें, या डेटा ले लेते हैं सिंपली डेटा। और बेहतर होगा कि टाइप वगैरह हम बना लें, लेकिन अभी बाय डिफ़ॉल्ट एनी टाइप का मान के चल रहा है। तो ये एक एरे होगा, ब्लैंक एरे, और सॉरी ये एक ऑब्जर्वेबल देता है ना, तो डेटा ना रख करके इसका नाम हम रख लेते हैं ऑब्जर्वेबल, या कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऑब्जर्वेबल ही, लेकिन मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना होगा, अगर इसको हम कंसोल डॉट लॉग करें ऐसे, तो जैसे फेच को कंसोल डॉट लॉग करते हैं, मैंने किया नहीं था, आप करके देख सकते हैं, तो वो प्रॉमिस रिटर्न करता था, एक ऑब्जेक्ट जो कि प्रॉमिस टाइप का होता था। वैसे ही अगर न्यू HTTP क्लाइंट करे तो इसका जो ऑब्जेक्ट बना होगा, इसका जब टाइप देखेंगे तो वो प्रॉमिस नहीं होगा, वो एक ऑब्जर्वेबल होगा, और उस ऑब्जर्वेबल को कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब मेथड का यूज़ किया जाता है। तो ऑब्जर्वेबल को रखने के लिए एक वेरिएबल बनाए हैं जिसका नाम ही रखे हैं ऑब्जर्वेबल, नाम वैसे कुछ भी रखा जा सकता है। तो ऑब्जर्वेबल मेरे पास आ गया होगा। अब
ये एक ऑब्जेक्ट दिया होगा, सॉरी, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट देता है, उसको जब कॉल करेंगे तो वो ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है। तो इसका नाम बेसिकली बेहतर होता है कि हम सिंपली HTTP रखें। वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल नहीं देगा, उसके अंदर जो मेथड्स पड़े हैं जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, डिलीट हो गया, उसको यूज़ करेंगे तब वो ऑब्जर्वेबल देगा। तो HTTP एंड देन दिस डॉट HTTP जो ऑब्जेक्ट बना है उसका रेफरेंस हमारे पास है और अब हम उसे कॉल करने वाले हैं। तो दिस डॉट HTTP और यहाँ से कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब, सॉरी सब्सक्राइब नहीं, पहले इसका मेथड कॉल करना होगा गेट। अब इसको चाहिए URL, तो URL हमारे पास है, कॉपी पेस्ट। तो ये रिटर्न करेगा, ये जो गेट है ना ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। न्यू HTTP क्लाइंट भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा बट वो प्रॉमिस टाइप का नहीं होता, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो गेट मेथड है इसको अगर कंसोल डॉट लॉग करके चेक करेंगे, ऐसे कंसोल डॉट लॉग, तो अभी जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका टाइप प्रॉमिस होगा। तो ये मैं प्रिंट नहीं करने जा रहा, आप चला के देख सकते हैं। तो चूंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो इसको कंज्यूम करना होगा, सॉरी ऑब्जर्वेबल रिटर्न ऑब्जर्वेबल। करे, हाँ। और ऑब्जर्वेबल को कंज्यूम करना है तो देन यूज़ नहीं कर सकते हैं, उस केस में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब यूज़ करना चाहिए, राइट। तो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब और जो रिजल्ट आएगा, सब्सक्राइब यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, मल्टीपल टाइम हमें रिजल्ट मिल सकता है। और भी जब डिफरेंस पढ़ेंगे डिटेल में तो देखेंगे कि उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, उसमें डिले भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बट वो एक सेपरेट डिस्कशन होगा, अभी बेसिक चीज़। तो हमने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, जो आउटपुट आया होगा वो रिजल्ट में पड़ा होगा, तो इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ प्रॉमिस का कंसेप्ट नहीं है कि उसको डॉट जेसन यूज़ करके कन्वर्ट किया और तब जाके यूज़ किया, यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये, और इसको करते हैं सेव। रिकम्पाइलिंग, और कुछ एरर, हैंडल ऑफ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों हो गया, किसी को कुछ पता चल रहा है क्या। URL दिए, गेट मेथड कॉल किए, URL दे दिए, कंज्यूम किया, सब्सक्राइब कर लिए, हाँ सही है। सेव, handle of cannot read property, handle of undefined, vendor.js, गेट प्रॉमिस तो नहीं देता, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। console.log, ऑब्जर्वेबल ही है, अगर उसके आउटपुट को देखें यहाँ पे तो ये बता रहा है कि ऑब्जर्वेबल टाइप का है। ऑब्जर्वेबल पे सब्सक्राइब तो यूज़ कर सकते हैं। डॉट सब्सक्राइब रिजल्ट कंसोल.log रिजल्ट,
पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा, कोई एक्सेप्शन है क्या? एक बार इसको ट्राई कैच में लेते हैं, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में एक्सेप्शन हैंडलर यूज़ करते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, कैच को भी यूज़ कर सकते हैं। कैच एक्स console.log exception message। कैन आई ट्रीट प्रॉपर्टी हैंडल ऑफ अनडिफाइंड? अनडिफाइंड कौन है यहाँ पे? ये एक ऑब्जर्वेबल दे रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लिए तो चाहिए। चलिए एक बार इसको कमेंट करते हैं, और जैसे इन जनरल हम लोग यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली वो अलग से एक समझाना था इस तरह, इसलिए इस तरह का एग्जांपल लेके चल रहे थे। इसको मैं करता हूँ कमेंट। इन जनरल जब हम लोग HTTP क्लाइंट को यूज़ करते हैं तो तरीका क्या लेते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्राइवेट, देन HTTP और उसके बाद टाइप HTTP क्लाइंट। बेसिकली हम लोग HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम बना के यहाँ दिखा रहे थे। तो होता क्या है बैकग्राउंड में, जो डिस्कस करने वाले थे बाद में उसको पहले ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे लिखते हैं प्राइवेट HTTP एंड HTTP क्लाइंट, तो बेसिकली ये इंटरनली 2 लाइन्स में टूटता है। सबसे पहले ये HTTP को डिक्लेयर करता है, ऊपर बनाता है HTTP को, और उसके बाद HTTP क्लाइंट का एक इंस्टेंस हमें मिल जाता है, और उसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है HTTP में, तो डायरेक्ट हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो वो चीज़ डायरेक्ट कंज्यूम करने के बाद मैं बताने वाला था कि ये उसका शॉर्ट हैंड है। कंस्ट्रक्टर में अगर प्राइवेट वेरिएबल कोई बनाए तो जिस टाइप का बनाते हैं, इन जनरल हम लोग सर्विस के लिए बनाते हैं, उसका इंस्टेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है और उसका रेफरेंस भी अलाइन हो जाता है। लेकिन वो चला नहीं, पता नहीं क्यों नहीं। आप चला के देखिएगा, शायद चल जाए, कुछ अलग सा हो एरर सकता होगा। है HTTP क्लाइंट जो हम लोग बनाए हैं वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बनाए हैं, हो सकता है वो जो सेंड करता हुआ हाँ हाँ शायद, तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रहता हुआ उसके अंदर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से पास, समझ रहे हैं मेरा हाँ मतलब? हाँ एग्जैक्टली समझ रहे हैं। तो एक बार पहले इसको चला के देख लेते हैं। this.http एंड देन गेट, और गेट को चाहिए URL। यहाँ डायरेक्ट HTTP पे गेट को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, फिर रेफरेंस अलाइन करना पड़ता, वो सारी चीज़ें नहीं किया गया, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली करके दे देता है हमें। तो ये, और अगर ये वो है तो सब्सक्राइब एंड देन रिजल्ट, सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाए। एंड देन console.log एंड देन रिजल्ट। ऐसे चल रहा है। तो बेसिकली मे भी धर्म जो कह रहे हैं वो सही हो। उनका कहना ये है कि HTTP क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो शायद हम यहाँ कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ और पास करना चाहिए, या फिर जब हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो वो कुछ और रिटर्न करता होगा, ये चीज़। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ जानना, वो बता देते हैं कि सर्विस जो होता है एंगुलर में वो सिंगलटन होता है। सिंगलटन पैटर्न अगर आपको पता हो तो सिंगलटन के केस में इंस्टेंस एक ही बनता है, मतलब बार बार अगर हमें इंस्टेंस बनाए उस केस में भी हमें एक ही इंस्टेंस का रेफरेंस बार बार दिया जाएगा। जब हम कस्टम सर्विस बनाएंगे तो उसका भी एग्जांपल देखेंगे कि एक ही सर्विस को 10 जगह से अगर कॉल करें और 10 जगह से अलग अलग हम डालने का प्रयास करेंगे तो हर डेटा ओवरराइट होते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्विस सिंगलटन होता है, एक ही इंस्टेंस उसका बनता है। तो ये HTTP क्लाइंट भी सिंगलटन है, मे बी शायद इसलिए डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो काम नहीं कर रहा होगा, या फिर पता नहीं क्या है।
एक बार आप लोग भी इसको चला के देखिएगा कि ये क्यों नहीं चला, लेकिन मुझे लगता है शायद चलना चाहिए था। ऐसे वैसे मैंने कभी चलाया नहीं था, मुझे लगा कि शायद इस तरह से बेहतर एक्सप्लेनेशन हो सकता है, इसलिए पहले ऐसे इंस्टेंस बनाने की कोशिश की। वैसे इंटरनली बनता कुछ ऐसे ही है, मतलब प्राइवेट का कंसेप्ट जब यूज़ करते हैं तो अपने आप एक इंस्टेंस इसका मिल जाता है और उसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है HTTP में, जिसको ऐसे यूज़ किया गया। तो उस कंसेप्ट पे पेज पे मुझे लगा कि शायद हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यानी उसका इंस्टेंस खुद से बना के उसको यूज़ कर लें, बट ये नहीं चला। एक बार आप लोग भी अपने प्लेटफॉर्म अपने सिस्टम पे चला के देखिएगा कि ये चल रहा है कि नहीं। तो आज हम लोग क्या क्या देखें, प्रॉमिस देखें, ऑब्जर्वेबल देखें, सेट टाइम आउट देखें और सेट इंटरवल देखें। तो बेसिक कंसेप्ट अब इसका देखे हैं। डिटेल्स के लिए अलग से कभी कोई सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ प्रॉमिस की बात करेंगे, दूसरे सेशन में सिर्फ ऑब्जर्वेबल की बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेबल में भी बहुत कुछ है या प्रॉमिस में भी बहुत कुछ है, तो उसको अलग से करेंगे। लेकिन उस चीज़ को अभी नहीं करते हैं, कभी किसी टाइम पे करेंगे, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी एंगुलर के कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो एंगुलर के कॉन्टेक्स्ट में आगे अब हम लोग किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग सर्विस डिस्कस करेंगे कि जैसे HTTP यहाँ पे कस्टम सर्विस यूज़ किया गया है, हम लोग अपना सर्विसेज कैसे बना सकते हैं और उसमें और क्या क्या हो सकता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और एज ए असाइनमेंट या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्या प्रैक्टिस करना है, तो आपको ये जो रेस्ट एपीआई है कंट्रीज़ का URL इसमें पड़ा हुआ है, कोड गिटहब पे पोस्ट कर देंगे। तो इसको कंज्यूम करके एक टेबुलर फॉर्मेट बनाना है, टेबुलर फॉर्मेट में 250 कंट्रीज़ को दिखाना है और उस पर माउस होवर करने पे उसका कलर चेंज होना चाहिए या इवेंट ऑड का कलर चेंज होना चाहिए, जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोग किए थे। और एक क्लिक इवेंट, 4 चीज़ मैप करना है। इवेंट मैप करना, इवेंट का कलर अलग होगा, ऑड का कलर अलग होगा। जब माउस होवर करेंगे उस पर तो हाईलाइटेड होना चाहिए वो, और जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स दिख जाना चाहिए, यानी 3-4 फील्ड का डिटेल उसका दिखाना है। तो इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेजिनेशन वगैरह ये सब चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स एंगुलर में वो है एंगुलर मटेरियल के अंदर, जिसको यूज़ करना काफ़ी आसान है, तो डायरेक्ट हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। बट आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, या नेक्स्ट सेशन में हम एंगुलर का जो टेबुलर कंपोनेंट है, टेबल कंपोनेंट है, उसको यूज़ करके उसमें डेटा दिखा सकते हैं। पेजिनेशन, सॉर्टिंग, सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है। तो 10 से 15 मिनट में आसानी से हम ये 250 रिकॉर्ड को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं ब्राउज़र पे। तो वो चीज़ देखेंगे, बट उससे पहले देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना कस्टम सर्विस बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्विस। सर। ओके, थैंक यू, बाय।